हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग आप सबको। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों हमने डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर की क्लास में हम लोग चला रहे हैं। शैक्षिक मूल्यांकन क्लास चल रही है और शाम के वक्त कंप्यूटर की क्लास चलती है। तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें डीएलएड पाठशाला चैनल को। तो दोस्तों हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद से फिर हम आगे की क्लास में पढ़ते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास का हमने क्या क्या पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था यांत्रिक कौशल, मतलब यंत्रों से काम करने की क्षमता जो होती है उसी को यांत्रिक कौशल कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था गणितीय कौशल, गिनती, सोच, आकृतियों को समझने की योग्यता गणितीय कौशल में आती है। फिर हमने पढ़ा था भाषीय कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषीय कौशल में आता है। उसके बाद आया परिमाणात्मक मूल्यांकन, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक जो आता है। मौखिक परीक्षा बोल का अभिव्यक्ति की परीक्षा। लिखित परीक्षा जो होती है वो विचारों को लिखने की परीक्षा होती है। उसके बाद हमने पढ़ा गुणात्मक मूल्यांकन क्या होता है। व्यवहार, सोच और कार्य को परखना ही गुणात्मक मूल्यांकन होता है। साक्षात्कार हमने पढ़ा क्या होता है। आमने सामने बातचीत द्वारा मूल्यांकन करना, उसी को साक्षात्कार कहते हैं, मतलब इंटरव्यू कहते हैं। समझ में आया दोस्तों। हमने लास्ट क्लास में आप लोग को क्या पढ़ाया था, एक बार हम फिर से दिखा देते हैं आप लोग को। गणितीय ये यांत्रिक कौशल हमने पढ़ा, मैकेनिकल स्किल्स। उसके बाद गणितीय कौशल, मैथमेटिकल स्किल, मूल्यांकन कैसे करें, भाषीय कौशल, मूल्यांकन के प्रकार, जिसमें हमने पढ़ा परिणामात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन। फिर हमने पढ़ा उसमें मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षा। फिर हमने पढ़ा मौखिक परीक्षाएं और उनकी शिक्षण विधियां, फिर उपयोग और कमजोरियां उसकी पढ़ी हमने। लिखित परीक्षा के बारे में पढ़ा, उसकी उपयोगी, वो क्या किस चीज में उपयोगी है, उसकी रुचि बढ़ाने के उपाय। उसके बाद हमने पढ़ा कि गुणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, जिसमें हमारा साक्षात्कार, प्रेक्षण, प्रश्नवाली, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, ये सारी चीजें आने लगी। फिर हमने पढ़ा साक्षात्कार के फायदे क्या होते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं आगे के क्लास में। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास 7 शैक्षिक मूल्यांकन का। और ये आज तो हम लोगों का आधा सिलेबस लगभग कंप्लीट होने वाला है इस सब्जेक्ट का। दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें DLED_ पाठशाला, और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें DLED पाठशाला को। दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है साक्षात्कार जो होता है, मतलब इंटरव्यू होता है, उसके प्रकार क्या क्या होते हैं। इंटरव्यू के बारे में हम लोग पढ़ लिया था क्लास में। अब हम उसके प्रकार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला होता है संरचित साक्षात्कार, मतलब स्ट्रक्चरल इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, इसमें सभी प्रश्न पहले से तय होते हैं। इसमें फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, सारे जो प्रश्न होते हैं वो पहले से तय होते हैं दोस्तों, फिक्स्ड होते हैं। इंटरव्यू लेने वाला जो इंटरव्यूअर होता है वो सवालों की एक लिस्ट बना लेता है। जब पहले से प्रश्न फिक्स रहते हैं तो इंटरव्यूअर क्या करता है, वो सवालों की लिस्ट बना लेता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछना है, कौन कौन से सवाल है उसको पूछने हैं। इसका उद्देश्य स्पष्ट होता है, इसका उद्देश्य जो होता है वो स्पष्ट होता है इंटरव्यू लेने का। इसी को बोलते हैं संरचित साक्षात्कार, मतलब स्ट्रक्चरड इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, इसमें पहले से प्रश्न तय होते हैं कि क्या चीज हमें पूछना है इंटरव्यू, जिसका हमको इंटरव्यू लेना है, साक्षात्कार लेना है। और जो इंटरव्यूअर होता है लेने वाला, वो सवालों की एक लिस्ट बना लाता है और इसका उद्देश्य स्पष्ट होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या था। आगे था असंरचित साक्षात्कार, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें प्रश्न इंटरव्यू के दौरान ही बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, प्रश्न जो होते हैं वो इंटरव्यू पहले से फिक्स नहीं होते हैं। कुछ ही प्रश्न जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। उसके बाद से आप जिस तरीके से जवाब देते हैं, जिस तरीके से उसका सवालों का जवाब देते हैं, उसी से वो इंटरव्यूअर क्वेश्चन निकालता जाता है, आपसे पूछता जाता है और गहराई में। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्न इंटरव्यू के दौरान ही बनाए जाते हैं। बच्चे, व्यक्तियों या स्थिति के अनुसार प्रश्न बदले जा सकते हैं। अगर बच्चा है या व्यक्तियों है या स्थिति है, कोई भी स्थिति हो, उनके अनुसार प्रश्न बदल जा सकते हैं। और ये लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। लचीला होता है मतलब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, जिसका कोई फिक्स नहीं होता है कि ये सवाल ही पूछा जाएगा। आपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते देते, अपने परिचय देते देते आपने कुछ जिक्र किया किसी चीज का, अपनी जगह का, अपने बर्थ प्लेस का जिक्र किया, कहाँ आपने जन्म लिया है। अब वहां से ही कोई क्वेश्चन उठा करके आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये असंरचित साक्षात्कार, ये इंटरव्यू का पैटर्न से हट करके हो जाता है। क्वेश्चन इसमें नहीं होते हैं पहले से बने हुए। अब हम उसकी लिमिटेशन देखते हैं, मतलब सीमाएं क्या होती है साक्षात्कार की, सीमाएं, लिमिटेशंस क्या होती है साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं, एक असंरचित साक्षात्कार और संरचित साक्षात्कार। अब हम इसमें लिमिटेशन, सीमाएं इसमें देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 5% बायसनेस की संभावना होती है। ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू लेने वाला जो है वो किसी एक स्टूडेंट या किसी एक इंसान के प्रति बायस हो।
उसकी या उसके आंसर की तरफ बायस हो, तो इंटरव्यू लेने वाला अपने निजी विचारों से प्रभावित हो सकता है। उस इंटरव्यू लेने वाला जो है उसको अपने निजी, उसके अंदर के विचारों जो है, अपने पर्सनल विचारों जो है उससे प्रभावित हो सकता है और उससे आंसर की मार्किंग कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यूअर के डिपेंड पे होता है कि वो उसको सही आंसर माने या गलत आंसर माने। तो अगर उसके पर्सनल विचारे, जो निजी विचारे हैं, वो उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो वो बायस हो जाएगा, वो उसमें पात हो जाएगा। तो यही होता है लिमिटेशन, सीमाएं साक्षात्कार की। आज साक्षात्कार की प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों? साक्षात्कार की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार से पहले पूरी तैयारी की जाती है। इंटरव्यू लेने से पहले पूरी तैयारी हो जाती है क्वेश्चंस की, इंटरव्यू लेने की। इंटरव्यू के लिए अनुकूल समय और उपयुक्त स्थान चुना जाता है। इंटरव्यू लेने के लिए जो अनुकूल अनुकूल आपका समय होता है और उपयुक्त स्थान होते हैं, उसका चयन किया जाता है। उसके बाद इंटरव्यू लेने वाला और उत्तरदाता के बीच अच्छा संबंध होना जरूरी है। अब इंटरव्यू लेने वाला जो है और जो जिसका इंटरव्यू हो रहा है, उन दोनों के बीच में अच्छा संबंध होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उन दोनों में अच्छा संबंध ही ना हो। अगर अच्छा संबंध नहीं होता है तो पास हो जाएगा उसके साथ। फिर आता है प्रश्नों का संचालन अच्छे ढंग से किया जाए। अब प्रश्नों का जो संचालन हो उसको अच्छे ढंग से किया जाता है। पांचवा है उत्तरों को ध्यान से लिखा जाता है। अगर उत्तर लिखने वाला है तो उत्तरों को ध्यान से लिखना जाता है उसमें। तो ये सारी चीजें प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू है, प्रक्रिया है साक्षात्कार के। क्या क्या है? साक्षात्कार से पहले पूरी तैयारी की जाती है। इंटरव्यू के लिए अनुकूल समय और उपयुक्त स्थान चुना जाता है। इंटरव्यू लेने वाले और उत्तरदाता के बीच अच्छा संबंध होना जरूरी है। प्रश्नों का संचालन अच्छे ढंग से किया जाता है। उत्तरों का ध्यान से लिखा जाता है। समझ में आया दोस्तों? तो ये था, हमने पढ़ा लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार की सीमाएं और साक्षात्कार की प्रक्रिया, मतलब क्या प्रोसेस होता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड। ये भी बात मैं बता देता हूँ दोस्तों, हमारा जो नोट्स होता है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए होता है। अच्छे से हम समझाते हैं सरल भाषा में, और इससे ज्यादा प्रीमियम नोट्स आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी गाइड, कोई भी सीरीज, कोई भी बुक में नहीं आपको मिलेगा। आप बाकी जहाँ भी पढ़ते हो, आपने नोटिस किया होगा कि एक लेक्चर में 50 मिनट का लेक्चर अगर होता है, 40 मिनट का लेक्चर होता है, तो कितना उसमें पढ़ाया जाता है? ज्यादा से ज्यादा 3-4 स्लाइड पढ़ाई जाती है। और किस तरीके का पढ़ाया जाता है वो भी मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बार पढ़ चुका हूँ कभी ना कभी। तो इसी के लिए दोस्तों आसान भाषा में आपको ला रहा हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ। तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एक दूसरे को, अपने कॉलेज के ग्रुप में भी भेज दिया करें। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग शेयर करेंगे जरूर। हम लोग पढ़ते हैं निरीक्षण पद्धति। तो पद्धति जो होती है, मतलब निरीक्षण, मतलब ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है, वो उसके बारे में। अब इस विधि में बच्चा स्वयं वस्तुओं का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन करता है। इस विधि में क्या होता है, बच्चा जो है वो ऑब्जर्वेशन करता है, उसका निरीक्षण करता है कोई भी वस्तुओं का। शिक्षक केवल दिशा निर्देशक, गाइड का कार्य करते हैं। शिक्षक क्या करता है? शिक्षक को केवल गाइड करता है, उसके बारे में कुछ बताता नहीं है। बच्चा जो होता है वो कोई भी चीज, वस्तु देख करके उसको निरीक्षण करता है, उसको ऑब्जर्व करता है कि वो चीज क्या है, वो कैसे चीज काम कर रही है, क्या उसमें हो रहा है, ये सारी चीजें पता लगाता है। बच्चा अपने अनुभव से ज्ञान अर्जित करता है, वो अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से वो धीरे धीरे सीखता रहता है। इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण पद्धति। समझे दोस्तों? इस विधि में बच्चा को टीचर जो होता है, शिक्षक जो होता है, वो केवल गाइड करता है, उसको पढ़ाता नहीं है। उसको कोई वस्तु दे देता है और वो वस्तुओं को निरीक्षण करता है, वो ऑब्जर्व करता है उस चीजों को। शिक्षक केवल गाइड करने का कार्य करता है और बच्चे अपने अनुभव से ज्ञान अर्जित करते हैं। समझे दोस्तों? अब निरीक्षण जो होता है, मतलब ऑब्जर्वेशन के गुण क्या होते हैं, क्या क्या मेरिट्स होते हैं, किस गुण पे बच्चे को निरीक्षण करना चाहिए ऑब्जर्वेशन करने से। तो बच्चा क्रियाशील रहता है। बच्चा जो होता है वो क्रियाशील मतलब एक्टिव रहता है हमेशा, वो ऑब्जर्व करने के लिए, उसको निरीक्षण करने के लिए। दूसरा है स्वतंत्र अध्ययन, मतलब सेल्फ लर्निंग की आदत बनती है। अब इससे क्या होगा, इससे निरीक्षण अगर वो करता रहता है, ऑब्जर्वेशन करता रहता है दूसरों को या किसी भी चीज को, तो उससे वो अपने आप सीखता है, अपना सेल्फ लर्निंग होता है, उसको स्वतंत्र अध्ययन की आदत बन जाती है। तीसरा आता है अनुशासन बना रहता है और डिसिप्लिन बना रहता है। अब इससे ऑब्जर्वेशन से जब वो ऑब्जर्व करता है ये सब चीजें, तो उससे डिसिप्लिन बना रहता है, अनुशासन बना रहता है बच्चे में। चौथा है शिक्षक और बच्चे के बीच मधुर संबंध बनते हैं, और शिक्षक और बच्चे के बीच में मधुर संबंध बनते हैं। ये सारी चीजें गुण है निरीक्षण के, ऑब्जर्वेशन मेथड के। क्या है? बच्चा क्रियाशील एक्टिव रहता है, स्वतंत्र अध्ययन सेल्फ लर्निंग की आदत बनती है, अनुशासन डिसिप्लिन बना रहता है, शिक्षक और बच्चे के बीच मधुर संबंध बनते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा जो मेथड होता है अवलोकन पद्धति। इसका क्या मतलब होता है? सर्वे मेथड। इसमें क्या होता है? सर्वे होता है, अवलोकन होता है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। इसमें किसी क्षेत्र विशेष का सर्वेक्षण
सर्वे करके अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी क्षेत्र है, कोई भी विशेष क्षेत्र है, कोई एरिया है, उसका सर्वेक्षण मतलब सर्वे किया जाता है, और फिर उस सर्वे करने के बाद उसका अध्ययन किया जाता है, उस पर स्टडी किया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से सामाजिक अध्ययन मतलब सोशल स्टडी, इसका उपयोग जो होता है वो सोशल समाज का अध्ययन करने के लिए और विज्ञान में किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है वो खासकर सामाजिक अध्ययन में, समाज सोशल स्टडी में और विज्ञान में किया जाता है। यह स्थानीय वातावरण को अध्ययन करने में सहायक है। यह क्या होता है, स्थानीय वातावरण को अध्ययन ऑब्जर्व करने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, इसी को कहते हैं हम लोग अवलोकन पद्धति। इसमें हम सर्वे लेते हैं किसी भी क्षेत्र विशेष का, और फिर उसका अध्ययन करते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं प्रायोगिक विधि मतलब लेबोरेटरी मेथड। यह विधि करके सीखना मतलब लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। करके सीखना पे आधारित है। पहले बच्चा कुछ करेगा, फिर उससे करने से ही सीखेगा। ऐसा नहीं कि उसको पहले सिखा दें उसके बाद वो करे, उसको करने देना चाहिए। ये विधि करके सीखने वाले पे आधारित होती है। इसे सबसे पहले जो होता है जॉन डेवी ने 1896 में बताया था। तो करके सीखना प्रायोगिक विधि में आता है। इससे सबसे पहले जो था जॉन डेवी ने 1896 में बताया था। 1896 में बताया था। बच्चा स्वयं प्रयोग करके सीखता है, इसमें एक्सपेरिमेंट कर करके बच्चा सीखता है। उससे फेल होता है, उससे पास होता है, वो फेल होता है तो उससे क्या फेल होता है, वो धीरे धीरे सीखता है और फिर आगे बेहतर करता जाता है। ये था आपका प्रायोगिक विधि। अब इसके भी गुण हम देख लेते हैं। पिछले वाले के भी हमने गुण देखा था, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन वाले का, तो इसका भी हम गुण देख लेते हैं। प्रायोगिक विधि के गुण क्या होते हैं। बच्चा पुस्तकें, चित्र, सामग्री प्रयोग करना सीख जाता है। बच्चा जो है वो प्रायोगिक विधि में बच्चा पुस्तकें, चित्र और सामग्री जो होते हैं उसका प्रयोग करना सीखता है। उसकी तार्किक शक्ति मतलब रीजनिंग शक्ति बढ़ती है, उसकी रीजनिंग शक्ति बढ़ती है। तीसरा है निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। निर्णय लेने की क्षमता उसकी विकसित हो जाती है, मतलब और डिसीजन लेने की क्षमता जो होती है उसकी विकसित हो जाती है, इंक्रीज होती है। यह विधि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। यह विधि जो है ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। समझ आए दोस्तों। प्रायोगिक विधि के गुण क्या होते हैं। बच्चा पुस्तकीय, चित्र और सामग्री प्रयोग करना सीखता है। उसकी तार्किक शक्ति मतलब रीजनिंग स्किल्स बढ़ती है। निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। यह विधि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। ठीक है दोस्तों, 3-4 स्लाइड और है अभी। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि अब हम लोग पढ़ते हैं रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। रचनात्मक मतलब फॉर्मेटिव और योगात्मक मतलब समेटिव इवेल्युएशन क्या होता है रचनात्मक। तो रचनात्मक मूल्यांकन पहला हम लोग पढ़ेंगे जिसको कहते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसे संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन को ही संरचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। यह शिक्षा प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ये शिक्षा प्रक्रिया जब चलती रहती है उसी टाइम किया जाता है ये मूल्यांकन। इसका उद्देश्य है बच्चे की सीखने की प्रगति को जानना। बच्चा किस स्पीड में, किस प्रगति से सीख रहा है उसको जानना और उसे सुधार करना है। उसमें अगर वो सही से नहीं सीख रहा है, उसके सीखने की प्रगति जो है वो स्लो है, तो उसको सुधार कैसे किया जाए, वो चीज इसका उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें शिक्षक लगातार बच्चे को उपलब्धि की जांच करता है। इसमें जो शिक्षक होता है वो हमेशा कंटिन्यूअसली लगातार बच्चे की उपलब्धि की जांच करता है। ठीक है दोस्तों, ये था रचनात्मक मूल्यांकन। आगे हम लोग पढ़ते हैं योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, मतलब समेटिव इवैल्यूएशन। तो दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन जो होता है यह शिक्षण कार्य के अंत में किया जाता है। यह शिक्षण का, ये देखो पहला रचनात्मक जो होता है वो शिक्षा प्रक्रिया के टीचिंग के दौरान ही किया जाता है, लेकिन योगात्मक जो मूल्यांकन होता है ये शिक्षण कार्य के अंत में किया जाता है, बाद में किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि पूरे पाठ्यक्रम में बच्चे ने कितना सीखा। इसमें देखा जाता है, उसमें क्या देखना जाता था कि प्रगति कैसी है, उसकी प्रगति और प्रगति में सुधार कैसे करते हैं। लेकिन योगात्मक में क्या करते हैं दोस्तों, इसमें पाठ्यक्रम में बच्चे ने कितना सीखा, जो एक क्लास में पढ़ाया जाता है, बाद में उसको देखा जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा उस क्लास का, उस लेक्चर का, उसने कितना सीखा उससे। इसका उद्देश्य होता है सीखने का अंतिम निष्कर्ष निकालना। सीखने का अंतिम निष्कर्ष निकालना मतलब लास्ट जो अंतिम निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, उसको निकालना कि मतलब बच्चा वो चीज सीखा है कि नहीं सीखा है, वो चीज आता है उसको कि नहीं। ये होता है योगात्मक मूल्यांकन, इसको समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं योगात्मक मूल्यांकन को उदाहरण क्या क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वो जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, एग्जाम होता है ना यूनिट टेस्ट वाला, एक चैप्टर पढ़ाते हैं फिर उसके बाद यूनिट टेस्ट हो जाता है। तो यूनिट मतलब सबसे छोटा टेस्ट जो होता है, छोटे छोटे इंटरवल पे होता है। फिर दूसरा आता प्रोजेक्ट। तीसरा आता पोर्टफोलियो मतलब होता है कि
तो पोर्टफोलियो जो होता है दोस्तों, पोर्टफोलियो का क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब है कि छात्र के काम का एक संग्रह, छात्रों के काम का एक संग्रह, मतलब छात्र क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में। जैसे होता है ना रेज्यूमे होता है आप लोगों का, रेज्यूमे होता है, बायोडाटा होता है, वैसे एक पोर्टफोलियो भी एक टर्म होता है। पोर्टफोलियो में क्या होता है? छात्रों के काम का एक संग्रह होता है, या छात्रों की उपलब्धियां। इसमें क्या होता है? छात्रों की उपलब्धियां जो होती है, विकास जो होते हैं, कौशल को दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें पोर्टफोलियो में छात्रों के सीखने की प्रगति और मापने का एक तरीका होता है। यह छात्रों को अपने काम का आकलन करने और लक्ष्य तय करने की मदद करता है। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो। फिर आता है, इसके बारे में पूछता नहीं है कि है क्या, बस मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मैंने बता दिया कि पोर्टफोलियो होता क्या है। फिर चौथा आता है सेमेस्टर परीक्षा। अब हर सेमेस्टर, जैसे आप लोगों का डीएलएड थर्ड सेमेस्टर है, तो सेमेस्टर खत्म होने के बाद आपका, खत्म होने से पहले आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है, तो उसी को सेमेस्टर परीक्षा होती है। तो योगात्मक मूल्यांकन के उदाहरण क्या होते हैं? एक तो यूनिट टेस्ट हर चैप्टर वाइज, फिर प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद पोर्टफोलियो, फिर होता है सेमेस्टर परीक्षा। अब नोट क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है, रचनात्मक मूल्यांकन जिसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जो हमेशा बीच बीच में होता है, दौरान होता है शिक्षण के। रचनात्मक मूल्यांकन से बच्चे की प्रगति को जाना जाता है। मैंने पढ़ाया था ना, उसकी प्रगति, उसकी स्पीड क्या हो, उसको सुधार कैसे किया जाए, उसको जाना जाता है। ये सारी चीजें उसकी जानी जाती है। लेकिन योगात्मक मूल्यांकन जो है, तो उससे बच्चे की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। उसके बच्चे की उपलब्धि क्या, उसको जानता है, कितना जानता है, उसको पता है वो चीज, नॉलेज के नहीं, उसकी उपलब्धियां क्या है, उसका मूल्यांकन करता है योगात्मक मूल्यांकन। समझे दोस्तों? आइए अब हम लोग देखते हैं लास्ट चीज, समाज मिति, जिसको सोशियोमेट्री कहते हैं। समाज मिति क्या होता है? यह एक प्रकार का समूह में बच्चों को आपसी संबंध को मापने की विधि है। यह क्या है? यह एक प्रकार के बच्चों के समूह को आपसी संबंधों में मापने की विधि है। समझे? तो दोस्तों समाज मिति जो होती है, यह एक प्रकार के समूह में बच्चों की आपसी संबंधों को मापने की विधि होती है। अब इसको अगर आपको नहीं समझ में आता तो इसको हम अच्छे से बता देते हैं कि जैसे कि बच्चों का जो समूह होता है, जैसे एक सेकेंड, हाँ जी दोस्तों, तो सोशियोमेट्री मतलब समाज मिति में क्या होता है? जैसे ये एक शिक्षण विधि होता है जिसका उपयोग जो होता है वो समूहों में सामाजिक संबंधों और आपसी पसंद नापसंद को मापने के लिए किया जाता है। जैसे क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, जो शिक्षक जो होता है, शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि बच्चा जो है वो एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे देखते हैं और कैसे रहते हैं। इसको समूह में बांट करके इनको देखा जाता है कि मतलब वो उनके आपसी संबंध कैसे हैं उन आपस में। इसी प्रक्रिया को समाज नीति कहते हैं। इससे पता चलता है कि वो कितना सोशल है, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, आपस में किस तरीके से बात करते हैं, ये सारी चीजें। अब इसे जो होता है वो इसे जेएल मोरिनो ने विकसित किया। अब समाज नीति जो है वो जेएल मोरिनो ने इसको विकसित किया। इसका प्रयोग बच्चों के सामाजिक व्यवहार और संबंधों को समझने के लिए किया जाता है। इसका जो प्रयोग है, हमने बोला ना, उनके संबंध किस तरीके से, उनका व्यवहार कैसा है सामाजिक में, तो सामाजिक व्यवहार और संबंध को समझने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। समझा दोस्तों? समाज मिति क्या होती है? सोशियोमेट्री। जेएल मोरिनो ने इसको विकसित किया था। आइए अब हम लोग देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में। हमने पहले पढ़ा कि साक्षात्कार क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार। उसके बाद हमने पढ़ा उसकी लिमिटेशन, सीमाएं क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रक्रिया क्या क्या होती है। फिर हमने पढ़ा निरीक्षण पद्धति क्या होती है, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, अवलोकन पद्धति क्या होती है जिसको सर्वे मेथड कहते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रायोगिक विधि क्या होती है, लेबोरेटरी मेथड जिसे कहा जाता है, उसको जॉन डेवी ने 1896 में स्टार्ट किया था, बताया था। फिर हमने पढ़ा प्रायोगिक विधि क्या होती है, उसके गुण क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, जिसको फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि इसमें क्या क्या उदाहरण होते हैं, यूनिट टेस्ट, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, सेमेस्टर एग्जाम। रचनात्मक जो होता है वो बच्चों की प्रगति को जानता है, योगात्मक जो होता है वो उपलब्धि का मूल्यांकन करता है। फिर हमने पढ़ा समाज मिति क्या होती है, ये बच्चों को समूह में बांट कर उनके आपसी संबंधों को मापने की विधि होती है। दोस्तों आइए अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज के क्लास में। तो पहला चीज हमने पॉइंट्स में पढ़ा है, साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं, संरचित और असंरचित। फिर हमने निरीक्षण विधि में बच्चे स्वयं वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। निरीक्षण विधि में बच्चे क्या करते हैं, स्वयं ऑब्जर्व करते हैं, खुद निरीक्षण करते हैं वस्तुओं का। अवलोकन विधि में क्षेत्रीय सर्वे की जानकारी प्राप्त होती है। अवलोकन विधि में क्या होता है, क्षेत्रीय कोई भी क्षेत्र है उसका सर्वे होता है और उस पर अध्ययन होता है। फिर प्रायोगिक विधि करके सीखने वाला सिद्धांत पर आधारित होती है प्रायोगिक विधि जो होती है, लेबोरेटरी मेथड जिसको कहते हैं। फिर हमने पढ़ा रचनात्मक मूल्यांकन सीखते समय किया जाता है
रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है वो सीखते सीखते समय किया जाता है सुधार हेतु, और योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वो अंत में होता है चैप्टर के बाद, जिसको उपलब्धि के लिए कहते हैं। ये उपलब्धियां ये आपका आपका मेजर करता है कि आपने वो पढ़ा है कि नहीं, आपको वो चीज आता है कि नहीं। रचनात्मक आपकी गति को देखता है, क्या आपकी गति में सुधार हुआ कि नहीं। फिर आता है समाज मिति से बच्चे के में सामाजिक संबंधों को अध्ययन किया जाता है। समाज मिति से क्या होता है, बच्चों में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये थी क्लास 7 डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की शैक्षिक मूल्यांकन की क्लास 7। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें डीएलएड पाठशाला चैनल को। आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। शाम की कंप्यूटर क्लासेस लेता हूं मैं। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।